熟無情されど। स्वागत है तुम्हारा डोमेस्टिक गर्लफ्रेंड सीजन 2 के एक और नए एपिसोड में। और अगर अभी तक तुमने पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो तुम ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उन्हें देख सकते हो। तो बहरहाल आज का एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस एपिसोड में हमें दो नए कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल फ्री होकर आराम से इस एपिसोड को देखना। तो फिर सीधा स्टोरी पर आते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें रूई के डैड के रेस्टोरेंट का सीन दिखाते हैं और वहाँ पर रूई काम कर रही होती है और फिर एक लड़की रूई के पास आकर उससे कहती है, आज तुम सिर्फ डे शिफ्ट पे हो, है ना? लंच के समय की भीड़ कम हो गई है तो अब तुम ब्रेक ले सकती हो। यह सुनकर रूई एक ब्रेक ले लेती है और फिर वो जाकर अपने डैड से कहती है, मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। यह सुनकर रूई के डैड कहते हैं, हाँ जरूर बताओ क्या। फिर रूई उन्हें बताती है, क्या आप मुझे और ज्यादा शिफ्ट दे सकते हैं? इस पर रूई के डैड कहते हैं, मुझे लगता है कि तुम पहले से ही काफी काम कर रही हो, तुम्हें हफ्ते में सिर्फ एक दिन की छुट्टी मिल रही है। अगर मैं तुम्हें और काम करने को दूं तो डिपार्टमेंट ऑफ लेबर मेरी जान के पीछे पड़ जाएगा। फिर रूई उनसे कहती है, काम करने से मुझे ज्यादा सोचने का मौका नहीं मिलता है। इसके बाद हमें नासुओ का सीन दिखाते हैं, जो गर्मी की वजह से कुछ भी नहीं लिख पा रहा था। और फिर नासुओ को अचानक से मिस्टर सुताया का मैसेज आता है, जो उससे मिलने के लिए अपने ऑफिस में बुलाते हैं। फिर हमें उनके ऑफिस का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर वो नासुओ से कहते हैं, मैं बस जानना चाहता था कि तुम कैसे हो, तुम्हारी वन शॉट काफी अच्छी रिसीव हुई। मुझे लगा था कि गर्मी की छुट्टियां आते ही तुम मेरे लिए एक नई स्टोरी ले आओगे, लेकिन तुमने तो बिल्कुल कॉन्टेक्ट ही नहीं किया। इस पर नासुओ उनसे कहता है, पता नहीं क्यों पर मैं बिल्कुल भी नहीं लिख पा रहा हूँ। यह सुनकर मिस्टर सुताया कहते हैं, क्यों नहीं लिख पा रहे हो? फिर नासुओ उनसे कहता है, पहले तो मुझे लगा था कि मेरा मूड नहीं है और अगर मैं लिखना शुरू कर दूं तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन लिखते समय मैं जिस तरह की सीनरी इमेजिन करता हूँ वो मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आ रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। यह सुनकर मिस्टर सुताया कहते हैं, क्या कुछ हुआ है? अगर तुम इस बारे में बात नहीं कर सकते हो तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। तुम्हें मोटिवेशन चाहिए है ना, तो जरा सोचने दो। वैसे तुम अभी भी ब्रेक पर हो, इसलिए तुम्हारे पास बहुत फ्री टाइम होगा, है ना? ऑपरेटर्स के तौर पर काम करने में तुम्हें कैसा लगेगा? क्या तुमने शिगेमित्सु तोगेन के बारे में सुना है? ये रहा उनका एड्रेस। उनका असली नाम कुरुमिजावा है। मैं कॉल करके उन्हें बता दूंगा कि तुम आ रहे हो। तुम बस इसे एक ग्रेदर और स्टेडी अपॉर्चुनिटी समझ लो। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि नासुओ उस नए राइटर से मिलने के लिए उनके घर पहुंच गया है। फिर वो उनके घर का दरवाजा खोलता है और उनके घर के अंदर चला जाता है। अंदर जाकर नासुओ देखता है कि घर की हालत बहुत बुरी है। फिर नासुओ की नजर उस राइटर यानी कुरुमिजावा पर पड़ती है, जो जमीन पर बेहोश पड़े थे, और उन्हें देखकर नासुओ काफी डर जाता है और वो एम्बुलेंस को कॉल लगाने लगता है। लेकिन कुरुमिजावा सेंसे अचानक से उठकर नासुओ से पूछते हैं, क्या तुम लुटेरे हो? यहाँ लेने लायक कुछ भी नहीं है। फिर नासुओ उनसे कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं, असल में शिंकोशा से मिस्टर सुताया ने मुझे यहाँ भेजा है। मेरा नाम फूजी है। यह सुनकर कुरुमिजावा कहते हैं, अरे हाँ वो छोटा सा सुताया, हाँ उसने कुछ दिन पहले कॉल करी थी। तुम ही वो बच्चे हो जिसका वन शॉट पिछले महीने बंगी काटो में पब्लिश हुआ था, है ना? मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे नहीं लगता था कि तुम्हारी स्टोरी पब्लिशिंग के लेवल की थी। शुरुआत के लिए प्रोटैगनिस्ट का कैरेक्टराइजेशन कुछ ज्यादा ही वर्डी था। अगर तुम सबको डिटेल में बता दोगे तो इमेजिन करने की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। रीडर्स को बेवकूफ मत समझो। और मुझे लड़की का मोनोलॉग बिल्कुल बीच में डालने का आइडिया भी पसंद नहीं आया। तुम्हें उसे बिल्कुल अंत के लिए बचा कर रखना चाहिए था। अगर तुम इतनी हार्मलेस चीजें लिख रहे हो तो तुम्हें उसमें कम से कम थोड़ा पश्च तो डालना चाहिए था। फिर हमें दिखा देंगे नासुओ उनकी बातें अपनी डायरी पर लिख रहा था और यह देखकर कुरुमिजावा सेंसे नासुओ को डांटते हुए कहते हैं, इसे लिखो मत, याद करो। मैं अब थोड़ा आराम करने जा रहा हूँ। मेरे जाने के बाद इस जगह को थोड़ा साफ सुथरा कर देना और तुम्हें जो रसीदें मिले उसे ऑर्गेनाइज कर देना। यह सुनकर नासुओ उनके घर की सफाई करने लगता है और जब शाम को कुरुमिजावा सेंसे उठ जाते हैं तो नासुओ उनसे कहता है, माफ करना लेकिन अभी भी थोड़ी सफाई बाकी है। मैंने रसीदों को महीने के हिसाब से रख दिया है और किताबों को जॉनरा के अनुसार ऑर्गेनाइज कर दिया है और मैंने बड़ी किताबों को बॉक्सेस में रख दिया है। इस पर कुरुमिजावा कहते हैं, बुरा नहीं है, तुम सफाई वाली चीजों में काफी अच्छे हो। यह सुनकर नासुओ कहता है, जब मैं छोटा था तभी मेरी माँ गुजर गई थी, इसलिए मुझे बचपन से ही घर के काम करने पड़े। इसके बाद कुरुमिजावा नासुओ से कहते हैं, मैं बाहर जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? नासुओ उस पर कहता है, हाँ जरूर। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि वो दोनों एक गे क्लब में पहुंच गए हैं और वहाँ पहुंचकर नासुओ बहुत घबरा जाता है। फिर वहाँ पर नासुओ की मुलाकात एरिका से हो जाती है, जो कि कोबायाशी का दोस्त था। और जब बाकी लोगों को पता चलता है कि नासुओ कोबायाशी का दोस्त है तो वो उसके साथ बहुत मजे करते हैं। इसके बाद कुरुमिजावा नासुओ को लड़कियों के क्लब में ले जाते हैं और वहाँ की लड़कियां नासुओ को इतना पिलाती है कि वो बेहोश हो जाता है। और जब नासुओ को होश आता है तो वो देखता है कि वो एक बेहद खूबसूरत औरत के साथ उसके बेड पर नंगा लेटा हुआ था और वैसे उस औरत का नाम जूरी था। नासुओ ये देखकर हैरान होकर कहता है, What have I
इसके बाद नासुओ जल्दी से उठकर अपने कपड़े पहनता है और जब वो अपना फोन चेक करता है तो वो देखता है कि उसके फोन पर 37 कॉलें आई हैं। फिर उसी वक्त नासुओ को उसके डैड का कॉल आता है और वो चिल्लाकर उससे कहते हैं, तुम ये सब क्या कर रहे हो नासुओ, तुम कहाँ हो? मुझे लगा था कि सब ठीक होगा क्योंकि तुमने कहा था कि तुम किसी ऑथर से मिलने जा रहे हो, लेकिन तुम अभी भी हाई स्कूल में हो। कम से कम कॉल करके हमें बता तो देते कि तुम वहीं पर रात बिताने वाले हो। नासुओ उस पर कहता है, माफ करना, कल की रात थोड़ी केओटिक थी, मैं ठीक हूँ, मैं आज रात घर आ जाऊंगा। फिर मिस जूरी उठकर पीछे से अश्लील आवाज़ें निकालने लगती है, जिसे सुनकर नासुओ के डैड को लगता है कि वो किसी औरत के साथ है, लेकिन नासुओ उनसे कहता है ये बस टीवी है। ये कहकर वो कॉल काट देता है। इसके बाद मिस जूरी नासुओ को फिर से बेड पर लिटा देती है और उससे कहती है, क्या तुम वहीं से शुरू करना चाहोगे जहाँ हम कल रात रुक गए थे? इस पर नासुओ उनसे कहता है, तो क्या हमने सच में कुछ किया था? और ये सुनकर मिस जूरी हंसने लगती है और हंसने के बाद वो कहती है, मैं मजाक कर रही थी, हमारे बीच कुछ नहीं हुआ, तुम गहरी नींद में सो गए थे, तुम नशे में होकर क्लब में बेहोश हो गए थे, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर ले आई और तुम्हारी देखभाल की, तुम्हें याद नहीं है? नासुओ उस पर कहता है, मुझे थोड़ा बहुत याद है कि हम एक हॉस्टेस क्लब गए थे, लेकिन मुझसे ये मत कहना कि मैंने अपने कपड़े वहीं उतार दिए थे। फिर मिस जूरी उसे बताती है, नहीं, तुमने बस उल्टी की थी, हमें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि तुम नाबालिग हो, इसलिए मैंने ड्राइवर से कहा कि तुम्हें यहाँ ले आए और तुम्हारी उल्टी से सने हुए कपड़ों को उतारने में मेरी मदद करे। फिर उन कपड़ों को धोने के बाद मैं थक गई और सो गई। वैसे मैं भी काफी नशे में थी, इसलिए हो सकता है कि मैंने तुम्हारी बॉडी के साथ थोड़ा खेला हो, तो अगर मैंने ऐसा किया है तो मुझे माफ करना। और हाँ, कुरुमिन सेंसे ने कहा था कि वो आज मटेरियल जुटाएंगे। यह सुनकर नासुओ कहता है, अब ये कुरुमिन सेंसे कौन है? फिर मिस जूरी उसे बताती है, उनका असली नाम कुरुमिजावा है ना, इसलिए कुरुमिन। उन्होंने कहा था कि आज उन्हें जल्दी शुरू करना है, तो इसलिए मैंने तुम्हें यहीं रोक लिया था। मैं उन्हें बहुत मानती हूँ, तो क्या तुम उनके साथ जाना चाहते हो? यह सुनकर नासुओ उनसे पूछता है, क्या सेंसे उस बार में अक्सर जाते हैं? यह सुनकर मिस जूरी कहती है, वो कम से कम महीने में एक बार तो जाते हैं। वो लगभग 5 साल पहले मटेरियल लेने के लिए आए थे और वो अब भी आते रहते हैं। मुझे लगता है उनकी ड्यूटी का सेंस काफी स्ट्रॉन्ग है। फिर नासुओ उनसे पूछता है, कैसा मटेरियल? इस पर मिस जूरी कहती है, एक ऐसी स्टोरी के लिए जो शहर की रात की जिंदगी पर बेस्ड हो। क्या तुम मून सॉन्ग टाइटल जानते हो? नासुओ उस पर कहता है, हाँ, मैंने वो पढ़ी है, वो एक अवार्ड विनिंग स्टोरी है। फिर मिस जूरी उससे कहती है, उन्होंने इतनी शानदार स्टोरी इसलिए लिखी क्योंकि उन्हें इसमें कुछ वर्दी लगा। ज्यादातर लोग कैबरेट गर्ल्स को एक ही ग्रुप में डाल देते हैं, लेकिन उन्होंने हम में से हर एक से रुककर बात की। वो अपनी दुनिया के बारे में उतनी ही डिटेल्स और डिवोशन के साथ लिखते हैं जितनी वो हकदार है। मैंने वो किताब अपने पेरेंट्स को गाँव भेज दी थी। वैसे भी उन्होंने कभी भी मेरी यहाँ की जॉब को अप्रूव नहीं किया था, लेकिन उस बुक ने उनका नजरिया बदल दिया। उन्होंने कहा हमारी बेटी वहाँ सच में अपना बेस्ट दे रही है, इसलिए वो कभी कभार आते हैं और महंगी बूज का ऑर्डर देते हैं और हर बार वो पूछते हैं, कैसी हो तुम लड़कियों, क्या आजकल कोई परेशानी तो नहीं है? सारी लड़कियां कुरुमिन सेंसे पर किसी भी और कस्टमर से ज्यादा भरोसा करती हैं और मुझे पूरा यकीन है कि अगर तुम खोजोगे तो मटेरियल ढूंढने के लिए और भी कई अच्छी जगहें मिल जाएंगी। इसके बाद सीन बदलता है और हमें दिखाते हैं कि नासुओ कुरुमिजावा सेंसे के घर पहुंच गया है और वो उन्हें देखकर कहता है, कल रात के लिए मुझे माफ करिएगा, आपने मुझे साथ आने दिया, लेकिन फिर भी मैंने आपको बहुत परेशानी में डाल दिया। फिर कुरुमिजावा उससे पूछते हैं, क्या कल रात सब ठीक था? इस पर नासुओ उनसे कहता है, जी हाँ, एक हॉस्टेस ने मेरी देखभाल की थी। यह सुनकर कुरुमिजावा कहते हैं, तुम्हें पता है तुम सीधा घर भी जा सकते थे। इस पर नासुओ उनसे कहता है, कोई बात नहीं, मैंने अपनी फैमिली को बता दिया है कि मैं कहाँ हूँ। आज सुबह जब मैं उठा तो मेरे डैड ने मुझे बहुत डांटा था। उन्होंने मुझसे कहा कम से कम बाहर रहने से पहले कॉल तो कर दिया करो। यह सुनकर कुरुमिजावा कहते हैं, तुम्हें बहुत अच्छे डैड मिले हैं। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि कुरुमिजावा सेंसे के लिए किताबों की डिलीवरी आई होती है और कुरुमिजावा नासुओ से कहते हैं, इसे स्टडी रूम तक ले चलो और हाँ, इस बात का ध्यान रखना, एक बार कमर में मोच आ जाए तो राइटर बनना मुश्किल हो जाता है। फिर हमें दिखाते हैं कि नासुओ स्टडी रूम में पहुंचकर बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत सी किताबें रखी थी। फिर वो सेंसे से पूछता है, क्या ये सभी रेफरेंस के लिए है? कुरुमिजावा सेंसेस पर कहते हैं, हाँ, बस थोड़ी सी। इसके बाद कुरुमिजावा नासुओ से कहते हैं, क्लब की एक औरत ने मुझे बताया कि तुम इंटरव्यूज और मटेरियल इकट्ठा करने के काम को बड़े ध्यान से करते हो और साथ ही तुम्हारे पास रेफरेंस का भी एक बड़ा अमाउंट है। मैंने तुम्हारी वन शॉट पढ़ी और वो लिटरली अवार्ड वाला पीस भी। क्या तुम सिर्फ उन्हीं चीजों के बारे में लिख सकते हो जो तुम्हारे अपने छोटे से दायरे में होती है? तुम्हारे काम के सिर्फ वही पार्ट इलास्टिक लगे जो मेन कैरेक्टर के इंटरनल मोनोलॉग थे। मैं कई दुनियाओं का पोर्ट्रेट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि दुनिया को इन बातों के बारे में पता चले। रीडर्स के मन में गहरा प्रभाव डालने वाली कोई चीज बनाने के लिए किसी भी काम को आधे अधूरे मन से नहीं कर सकते। प्लस ये मेरी दुनिया को एक्सपेंड करने के लिए भी है। लिखने के लिए इमेजिनेशन बहुत ही जरूरी होती है, लेकिन तुम्हारी इमेजिनेशन की पोटेंशियल तुम्हारे पर्सनल एक्सपीरियंस तक ही सीमित होती है। रिसर्च करना, जगह जगह जाना और लोगों की बातें सुनना तुम्हारी लिखने वाली दुनिया को और ज्यादा बड़ा बना देगा। अगर तुम अपने ही दायरे में सीमित रहोगे तो तुम्हारी बनाई हर चीज घुटन भरी लगेगी। एटमॉस्फेयर की टेंशन, यहाँ तक कि ह्यूमन इंटरेक्शन भी। रियल लाइफ में ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जो इमेजिनेशन से भी आगे होती हैं। हम रियलिटी को बियास और झूठ के नीचे दफनाना नहीं चाहते हैं और इसीलिए हम
रिसर्च करते हैं। वैसे याद आया, सुदाया ने मुझे बताया कि तुम राइटर ब्लॉक से गुजर रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम मेरे जैसे बनो, लेकिन अगर तुम चीजें इसी तरह से करते रहे जैसा अब तक करते आए हो तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारी इमेजिनेशन का कुआं सूख जाएगा। इसके बाद सीन बदलता है और हमें दिखाते कि नासुओ अपने घर वापस आ गया है और उसे देखकर रूही उससे कहती है तुम वापस आ गए। नासुओ उस पर कहता है हाँ डैड ने मुझे अभी अभी खूब डांटा। फिर रूही की नजर किसी चीज पर पड़ती है और वो उसे उठा लेती है और वो चीज मिस जूरी का कार्ड था, वही होस्टेस क्लब वाली लड़की। बहरहाल नासुओ रूही से वो छीनते हुए कहता है ये वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है। फिर रूही उससे कहती है क्या तुम होस्टेस क्लब गए थे? नासुओ उस पर कहता है मैं जाना नहीं चाहता था, मुझे जबरदस्ती ले जाया गया। फिर रूही उससे कहती है तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं नहाने जा रही हूँ। इसके बाद नासुओ रूही को रोक कर पूछता है क्या तुम्हें वो स्टोरी याद है जिसके लिए तुम्हें लास्ट फॉल में अवार्ड मिला था? तुमने कहा था कि तुमने उसके लिए रिसर्च की थी, है ना? कैसे रिसर्च की थी? रूही इस पर कहती है मैं इसे रिसर्च नहीं कहूंगी, मैंने बस लेवेनेंट के ओनर से कुछ सवाल पूछे थे। यह सुनकर नासुओ कहता है मिस्टर कोबायाशी से। ठीक है मैं समझ गया। इसके बाद सीन बदलता है और हमें दिखा दे कि रूही नहा रही होती है। फिर उसे एलेक्स का मैसेज आता है जिसमें वो कह रहा था रूही हम कल 11 बजे मिल रहे हैं, है ना? मैं इतना एक्साइटेड हूँ कि शायद आज रात सो ही ना पाऊँ। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाते हैं और रूही नासुओ को बाय बोलकर एलेक्स के साथ डेट पर चली जाती है और फिर नासुओ भी कुरुमिजावा सेंसे के घर पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर वो देखता है कि कुरुमिजावा फिर से जमीन पर सो रहे हैं और ये देखकर नासुओ कहता है क्या ये सिर्फ एक लाश की तरह ही सो सकते हैं? फिर नासुओ उन्हें उठाते हुए कहता है दोपहर हो चुकी है सेंसे, अगर आप एसी चलाए बिना सोएंगे तो आपको हीट स्ट्रोक हो जाएगा। यह सुनकर कुरुमिजावा सेंसे उठ जाते हैं और फिर नासुओ उनसे पूछता है क्या आप हमेशा ऐसे ही सोते हैं? इस पर सेंसे कहते हैं हाँ ज्यादातर ऐसे ही, मैं सुबह तक पढ़ रहा था और फिर अचानक सो गया। फिर नासुओ उनसे पूछता है क्या आज के एजेंडे में कुछ है? इस पर कुरुमिजावा कहते हैं मेरे पास आज कोई इंटरव्यू लेने के लिए नहीं है और मैंने तुमसे सफाई का काम पहले ही करवा लिया है, मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं आ रहा है, तो तुम फ्री हो, जो चाहे करो। मुझे पता है तुम खुद कुछ मटेरियल्स क्यों नहीं जुटा लेते हो, एक सब्जेक्ट चुनो। इस शहर में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनका इस्तेमाल तुम स्टोरी में कर सकते हो, ऐसी चीजें जिनके बारे में तुम कुछ नहीं जानते हो। यह सुनकर नासुओ उनके घर से बाहर निकलता है और वो सोचता है कि उसे क्या करना चाहिए। फिर वो अपने बैग से मिस जूरी का कार्ड निकालता है और उनसे मिलने के लिए उनके घर चला जाता है। मिस जूरी नासुओ को देखकर कहती है हे कैसे हो, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम इतनी जल्दी कॉल करोगे। नासुओ मिस जूरी को बिना मेकअप के देखकर कहता है सॉरी, मुझे लगता है मैंने गलत इंसान को कॉल कर दिया। इस पर मिस जूरी कहती है नहीं तुम सही हो, अरे यार मैंने मेकअप नहीं किया है, कल रात मैं मेकअप लगाकर सो गई थी। फिर नासुओ उनसे कहता है अचानक फोन करने के लिए माफ करना। इस पर मिस जूरी कहती है कोई बात नहीं, काफी समय हो गया जब मैंने किसी जवान लड़के की आवाज सुनकर अपनी नींद खोली है। तुमने कहा था कि तुम्हें एक फेवर चाहिए, बस क्लियर कर दूं कि मैं तुम्हारे लिए शराब या ऐसी कोई चीज नहीं लाऊंगी। फिर नासुओ उनसे कहता है दरअसल मैं नॉवेलिस्ट बनने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं इस समय कुरुमिजावा सेंसे के अंडर सीख रहा हूँ। क्या कोई चांस है कि मैं आपका इंटरव्यू ले सकूं मिस जूरी, एक स्टोरी के लिए? मैंने अब तक हमेशा अपने ही स्टाइल में लिखा है लेकिन आजकल मैं बिल्कुल भी नहीं लिख पा रहा हूँ। सेंसे ने राय दी कि मैं रिसर्च करूँ ताकि अपना होराइजन बढ़ा सकूं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके बारे में जानूं। आप एक ऐसी दुनिया में रहती हैं जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है, मतलब अगर आप मुझे इंटरव्यू दे तो। इस पर मिस जूरी कहती है जरूर, आखिर तुम कुरुमिन सेंसे के स्टूडेंट हो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। लेकिन तुम्हें बता दूं मुझे नहीं लगता कि एक हॉस्टेज की जिंदगी इतनी इंटरेस्टिंग होती है, लेकिन बदले में क्या तुम थोड़ी देर मेरे साथ समय बिता सकते हो? इसके बाद सीन बदलता है और हमें दिखाते हैं कि मिस जूरी नासुओ को शॉपिंग के लिए ले आई है और रास्ते में वो नासुओ को बताती है जब हम डेट्स पर जाते हैं तो कभी कभार कस्टमर्स मुझे गिफ्ट दे देते हैं, लेकिन अपने पैसों से कुछ खरीदना उससे ज्यादा सेटिस्फाइंग है। क्या आजकल के हाई स्कूलर्स कपड़ों के लिए काफी पिकी नहीं होते हैं? नासुओ पर कहता है नहीं, मैं शॉपिंग के लिए काफी कैजुअल हूँ। यह सुनकर मिस जूरी कहती है क्या हाई स्कूल फैशन में इंटरेस्ट लेने के लिए बेहतरीन समय है, मैं तुम्हारे लिए एक आउटफिट पिक करूंगी। हाँ चलो ये करते हैं। इसके बाद मिस जूरी नासुओ के लिए एक फैशनेबल आउटफिट चुनती है और उसे नासुओ के लिए खरीद भी लेती है। फिर हमें दिखाते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात एलेक्स और रूही से हो जाती है। उन्हें देखकर मिस जूरी नासुओ से पूछती है क्या ये तुम्हारे दोस्त हैं? फिर नासुओ उन्हें बताता है ये मेरी स्टेप सिस्टर और स्कूल का एक दोस्त है। फिर एलेक्स नासुओ से पूछता है ये कौन है नासुओ? इस पर मिस जूरी कहती है कौन मैं तो बस वो औरत हूँ जिसने इसे एक दिन के लिए खरीदा है। ये सुनकर नासुओ कहता है क्या नहीं, डील ये थी कि इंटरव्यू के बदले में मैं आपके साथ रहूंगा। ये सब देखकर रूही को जलन होती है और वो वहाँ से जाने लगती है। फिर मिस जूरी रूही से कहती है क्यों ना हम सब कॉफी पीने चले, हम इसे डबल डेट कह सकते हैं। लेकिन रूही इस पर भी उन्हें मना कर देती है। फिर मिस जूरी उनसे कहती है ओह मैं समझ गई, मुझे कोने के पास वाले होटल ब्लॉक के बारे में पता है, क्या तुम्हें वहाँ पहुँचने की जल्दी है? मुझे लगता है कि हमें तुम्हारे रास्ते में नहीं आना चाहिए। रूही इस पर चिल्ला कर कहती है हम कोई होटल नहीं जा रहे हैं। फिर मिस जूरी उससे कहती है तो फिर क्यों ना तुम भी हमारे साथ चाय पीने चलो। इसके बाद सीन बदलता है और हमें दिखाते हैं कि वो चारों साथ में एक कैफे में बैठे हैं और वहाँ पर मिस जूरी कहती है कितना एक्साइटिंग है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं फिर से हाई स्कूल में आ गई हूँ। वैसे क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो? रूही इस पर कहती है नहीं हम नहीं कर रहे
रहे हैं। इसके बाद वहाँ पर उनका ऑर्डर आ जाता है और फिर मिस जूरी नासुओ को अपने हाथ से खिलाने लगती है और ये देखकर रुई को और भी ज्यादा जलन होती है। रुई को और जलाने के लिए मिस जूरी नासुओ से कहती है आखिर प्रॉब्लम क्या है, आखिरकार हमने पूरी रात एक ही बेड पर गुजारी है। यह सुनकर वो सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। फिर रुई काफी गुस्से में सभी से कहती है प्लीज तुम लोग थोड़ा शांत रहो और उसे गुस्से में देखकर सभी लोग शांत हो जाते हैं। फिर हमें दिखाते हैं कि कैफे से बाहर निकलने के बाद मिस जूरी रुई से कहती है सॉरी, तुम्हें समझना बहुत आसान था, इसलिए मैं तुम्हें थोड़ा परेशान करने से खुद को रोक नहीं पाई। चिंता मत करो, मेरे और नासुओ के बीच सच में कुछ भी नहीं है। स्टेप सिस्टर होना काफी मुश्किल होता होगा। इसके बाद हमें होस्टेस क्लब का सीन दिखाते हैं और वहाँ का मैनेजर नासुओ से कहता है ओह तुम कुरुमिजावा सेंसे के स्टूडेंट हो। मिस जूरी ने कहा था कि तुम आज शाम हमारे साथ शामिल होगे, हम तुमसे ज्यादा काम नहीं करवाएंगे, तो दिल खोलकर ऑब्जर्व करो। इसके बाद वहाँ पर मिस जूरी काफी तैयार होकर आती है और उन्हें देखकर नासुओ कहता है इस ड्रेस में तो वो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। फिर मैनेजर नासुओ को बताता है आखिरकार वो हमारी टॉप रैंकिंग वाली होस्टेसेस में से एक है, लेकिन बात सिर्फ उसकी खूबसूरती की नहीं है, शायद तुम इसे इंट्यूशन कह सकते हो। वो हर कस्टमर की पसंद और पर्सनैलिटी को समझ लेती है और अपना तरीका उनके हिसाब से बदल लेती है। कुछ लोगों के लिए वो बचपन की दोस्त जैसी बन जाती है और कुछ के लिए छोटी बहन जैसी। वो इस तरह से बिहेव करती है जिससे उसके कस्टमर सबसे ज्यादा खुश हो। वो सच में कुछ और ही है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि एक कस्टमर इस जूरी पर चिल्लाते हुए कहता है मेरे एक एम्प्लॉय ने कहा कि उसने तुम्हें शिबुया में एक लड़के का हाथ पकड़कर घूमते हुए देखा है। मिस जूरी इस पर कहती है मैं कह रही हूँ ना वो मेरे छोटे भाई जैसा है। फिर वो कस्टमर कहता है मुंह बंद रखो, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम पर कितने पैसे उड़ाता हूँ। ये कहकर वो मिस जूरी के ऊपर वाइन डाल देता है और उन्हें गालियां देने लगता है। मिस जूरी इस पर कहती है प्लीज ऐसा मत कहिए मिस्टर निशिदा, गालियां आप पर सूट नहीं करती। इसके बाद क्लब के दो लोग उस कस्टमर को ले जाते हैं और फिर नासुओ आकर मिस जूरी से कहता है सच कहूँ तो आपने जिस प्रोफेशनल तरीके से इस मामले को संभाला है उससे मैं हैरान हो गया हूँ। आप पर ड्रिंक डाल दिए जाने के बावजूद आप इस तरह मुस्कुराने में कामयाब थी जिससे उससे बुरा ना लगे। फिर मिस जूरी नासुओ से कहती है नासुओ माफ करना, लेकिन क्या हम ये इंटरव्यू वाला मामला ड्रॉप कर सकते हैं? मैं तुम्हारे सामने शो ऑफ करना चाहती थी, लेकिन अंत में मैं काफी शर्मनाक दिख रही हूँ। तुमने कहा मैं काफी प्रोफेशनल हूँ, लेकिन एक रियल प्रो होता तो ये सब होने से पहले ही कस्टमर को शांत कर देता। लेकिन इन पहलुओं को शामिल करने के बावजूद भी मैं इसे करना नहीं चाहती। ये सोचना बहुत दबाव पैदा करता है कि क्या वो इसके बारे में भी लिखेगा। कुरुमिन सेंसे के आने पर बात ही अलग होती है, क्योंकि तब हम सिर्फ बातें करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं आमने सामने वाले इंटरव्यू के लिए ठीक हूँ। अगर तुम सच में इस इंडस्ट्री के बारे में जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें दूसरी लड़कियों से मिलवा सकती हूँ, ठीक है? ये कहकर वो नासुओ को इंटरव्यू देने के लिए मना कर देती है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दो ताकि तुम्हें ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फिर आज के लिए बस करते हैं, मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो पे, तो बाय बाय।